हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था चंद्रगुप्त मौर्य के कास्ट के बारे में कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग धर्मों में उसको क्या मान कास्ट में जन्मा है, कोई कहता है ब्राह्मण कास्ट में, अलग अलग तरह के। आज हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। दूसरी धारणा यह है कि चंद्रगुप्त शूद्र नहीं वरन क्षत्रिय था। इसकी पुष्टि जैन व बौद्ध साहित्य से होती है। बौद्ध धर्म महावंश ने लिखा है कि ब्राह्मण चाणक्य के नवे धनानंद का विनाश कर चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया। यह चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। महावंश पर लिखित टीका में चंद्रगुप्त को मौर्य नगर के राजवंश का राजकुमार बताया है। यह वंश क्षत्रिय शाक्यों की ही उपशाखा थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। महामोधी वंश का कथन है कि कुमार चंद्रगुप्त नरेंद्र कुल संभव राजवंशीय था। यह राजवंश शाक्य पुत्रों द्वारा निर्मित मौर्य नगर का था। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक को स्पष्ट क्षत्रिय कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है और बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य से अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि वह ब्राह्मण साहित्य से अधिक प्राचीन है तथा इस प्रश्न पर संपूर्ण बौद्ध साहित्य एकमत है। जैन साहित्य, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का था। यही मत हरिभद्रियो टीका का है। पुष्याश्रव कथा कोश में भी इसी मत का समर्थन किया गया है। संपूर्ण जैन साहित्य में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं कि चंद्रगुप्त नंद वंशीय था। निस्संदेह जैन साहित्य नंदों को शूद्र मानता है पर मौर्यों को नहीं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, बौद्ध व जैन साहित्य तो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय ही बताते, पर अब इस विषय में और भी शोध कार्य हो चुका है। उससे भी चंद्रगुप्त का क्षत्रिय होना ही सिद्ध होता है और अभी प्राप्त मध्यकालीन शिलालेखों के अनुसार मौर्य वंश सूर्यवंशियों से संबंधित था। सूर्यवंशियों के एक राजकुमार महानदाता से मौर्य वंश का उद्भव हुआ। राजपुताना गजेटियर में मौर्यों को राजपूत वंश का नाम दिया गया है। नंदगढ़ के अशोक स्तंभ के भूगर्भ में छिपे भाग में एक मयूर चिन्ह मिला है। सांची स्तूप पर जहां अशोक के जीवन को अनेक घटनाएं चित्रित की गई है, वहां मयूर की अनेक प्रतिमाएं दृष्टिगत होती है। ग्रुनवेडेल महोदय ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया था कि मयूर मौर्यों का वंशांक था, डायनेस्टिक एम्ब्लेम था, और कालांतर में फुशे व सर जॉन मार्शल ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कहना है कि मयूर प्रधान प्रदेश में रहने के कारण मौर्यों ने मयूर को प्रधानता दी थी और उसी के आधार पर कदाचित उनका जातीय नाम मौर्य पड़ा। ऐसी अवस्था में शूद्र मूरा से मौर्य शब्द की व्युक्ति का मध्य सारहीन प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्रवंशी नहीं वरन क्षत्रिय कुल का था। चंद्रगुप्त की नंदवंश से शत्रुता तथा चाणक्य से मुलाकात। चंद्रगुप्त का पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी था। किसी कारणवश नंद राजा उससे नाराज हो गया। उसने उसे मरवा डाला और चंद्रगुप्त की विधवा माता ने इसका पालन किया। चंद्रगुप्त को बाल्यावस्था में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में चंद्रगुप्त ने भी नंदों के यहाँ सेवा कार्य करना आरंभ किया। सेना का साधन ढूंढने लगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका का कथन है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी ब्राह्मण का पुत्र था। वह त्रिवेदज्ञ, शास्त्र पारंगत तथा प्रख्यात नीतिज्ञ था। चाणक्य को भी बाल्यावस्था में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक बार उसे पुष्पपुर जाने का अवसर मिला। वहाँ नंदराज अपनी भुक्तिशाला में दान किया करता था। एक दिन चाणक्य भी उसी शाखा में ब्राह्मण के आसन पर जा बैठा। नंदराज ने भुक्तिशाला में प्रवेश करते ही उस काले व कुरूप ब्राह्मण को शाला से बाहर निकलवा दिया। चाणक्य ने स्व अपमान से कुपित हो नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा की और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु ही उसने चंद्रगुप्त का सहयोग लिया। चाणक्य नीति शास्त्र एवं दंड नीति तथा समस्त विद्याओं का ज्ञाता था, परंतु स्वभाव से क्रोधी था। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य की भेंट संबंधी कथाएं अनेक है। एक कथा से पता चलता है कि एक दिन जब नंदराज से अपमानित चाणक्य वन में भटक रहा था तो उसकी मुलाकात नंदराज से असंतुष्ट होकर प्रतिकार की भावना से उद्वेलित
मगध राज्य छोड़कर जा रहे चंद्रगुप्त से हुई। दोनों के उद्देश्य समान होने के कारण वे एक दूसरे के परम सहयोगी बन गए। चंद्रगुप्त एक गणराज्य में उत्पन्न अवश्य हुआ था, पर उसने उसको नष्ट होते देखकर एक शक्तिशाली केंद्रभूत राज्य स्थापना की सोची, और चाणक्य ने एक शक्तिशाली राजतंत्र का पोषक होने के कारण उसका इसमें समर्थन किया। अतः दोनों में नंद वंश की समाप्ति और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना पर मतैक्य हो गया। इतिहास की दृष्टि से चाणक्य की मित्रता चंद्रगुप्त से होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, और इन दोनों के योग ने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। चंद्रगुप्त द्वारा पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराना। नंदराज से अप्रसन्न हो चंद्रगुप्त पंजाब चला गया था और वहां वह सिकंदर और उसकी सेना के संपर्क में आया। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान से भेंट की थी तथा उसने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने को उसे बढ़ावा भी दिया था। यहाँ हम उसकी तुलना राणा सांगा से कर सकते हैं, जिसने कि इब्राहिम लोदी के राज्य को विनष्ट कराने के उद्देश्य से बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था, और जब बाबर द्वारा उसके उद्देश्य की पूर्ति न हुई तो उसे बाबर से युद्ध करना पड़ा था। उसी प्रकार जब चंद्रगुप्त का उद्देश्य यूनानियों के द्वारा पूरा नहीं किया गया तो वह उनसे क्रुद्ध हो गया और उन्हें पंजाब से बाहर निकालने की सोचने लगा। जस्टिन लिखता है कि सिकंदर के निधन के बाद भारत में ऐसा लगता है कि परतंत्रता के जुए को अपनी गर्दन से उतार फेंका और यूनानी क्षत्रपों को मौत के घाट उतार दिया। इस स्वतंत्रता का नेता सेंड्रोकोटस था, परंतु डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी का कहना है कि चंद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान मगध से आरंभ किया था, और इसका समर्थन करते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि जस्टिन का ये उद्धरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, और उसने लिखा कि सिकंदर की मृत्यु के उपरांत उसके क्षत्रपों को मारकर भारत को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराने का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। सिकंदर के भारत से लौटते ही पंजाब की राजनीतिक अवस्था पुनः असुरक्षित तथा अनिश्चित हो गई। सिकंदर द्वारा प्रतिपादित क्षत्र प्रणाली पंजाब में असफल हो गई। सिकंदर के प्रधान क्षत्रप फिलिप की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु पर सिकंदर ने तक्षशिला के राजा को ही फिलिप का प्रदेश देखरेख के लिए दे दिया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई, और इससे उसके सेनापतियों में सत्ता हथियाने के लिए गृह कलह आरंभ हो गया। यूनानियों की इस निर्बलता का लाभ चंद्रगुप्त ने उठाना चाहा। उसने पंजाब के उन शासकों से संधियां की जो यूनानियों के विरुद्ध थे। इसके उपरांत उसने पंजाब के युद्धप्रिय लोगों की एक सेना तैयार की, जो अपनी राष्ट्रीयता एवं वीरता का परिचय सिकंदर के आक्रमण के समय दे चुके थे। महावंश बताता है कि चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने सीमा प्रांत के विभिन्न जातियों से सेना के लिए रंगरूटों की भर्ती की। चंद्रगुप्त की सेना का उल्लेख जस्टिन ने भी किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने हिमालय के राजा प्रवर्तक से भी मित्रता की। कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने इस कार्य में चंद्रगुप्त की महान सहायता की। मुद्रा राक्षस के अध्ययन से पता चलता है कि चाणक्य अपनी बुद्धि द्वारा शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक, बहालिक आदि को चंद्रगुप्त की सेना में ले आया। 323 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम उसने सिंधु घाटी के निचले कोण से स्वातंत्र्य संग्राम किया। 321 ईसा पूर्व तक वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया, और यूनानियों की पराजय और पलायन का पूरा विवरण नहीं मिलता, लेकिन 321 ईसा पूर्व की ट्रिपैडियस सीसस की संधि से सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय प्रदेश का उल्लेख नहीं है। यह संधि सिकंदर के सेनापतियों और उसके उत्तराधिकारियों के बीच उसके साम्राज्य के विभाजन के प्रश्न पर हुई थी। इससे यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि 321 ईसा पूर्व तक भारतीय प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे, और यूनानियों के बचे खुचे सिंध 317 ईसा पूर्व तक एकदम समाप्त हो गए। इस तरह चंद्रगुप्त पंजाब वह सिंध का स्वामी बन गया, और यूनानी लेखों से भी इसकी पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त ने प्रथमतः पंजाब पर ही अधिकार किया था, और इसी घटना की पुष्टि करते हुए जस्टिन लिखता है कि भारतीयों ने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, जिसका नेतृत्व चंद्रगुप्त कर रहा था। वह राजा नहीं था, परंतु राजा बनने की आकांक्षा रखता था। पंजाब पर प्रथम आक्रमण करने के कारण: पहला, चंद्रगुप्त का तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा, सिकंदर के भारत आक्रमण से चंद्रगुप्त की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचना। तीसरा, मगध के सैनिक अभियान में चंद्रगुप्त का असफल रहना। चौथा, सिकंदर के भारत से लौट जाने पर भारतीयों में विदेशियों से मुक्ति पाने की इच्छा का जाना। और छठा, सैनिक भर्ती के लिए पश्चिमी उपयोग होना।
चंद्रगुप्त का मगध पर आक्रमण। यूनानियों को भारत से निकालने में चंद्रगुप्त सफल अवश्य हुआ, पर उसका उद्देश्य इससे पूर्ण नहीं होता था। वह तो नंद साम्राज्य का उन्मूलन कर उसके स्थान पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने चाणक्य की सहायता से कश्मीर की पहाड़ियों के राजा प्रवर्तक से संधि की और उसकी संयुक्त सेना से नंद साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। उसकी सेना में गंधार, कंबोज, किरात आदि लोग भी सम्मिलित थे। इस सेना की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्र मगध पर आक्रमण कर दिया। इस समय मगध का राजा धननंद और सेनापति भद्रसाल था, परंतु मगध पर चंद्रगुप्त का अधिकार सहज नहीं हुआ। नंदराज की विशाल सेना को परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त व चाणक्य को भयंकर युद्ध करना विभीषिका हुआ था, और इस युद्ध में पर्वतेश्वर ने अपनी विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त का साथ दिया था। परंतु विजयी होने पर चंद्रगुप्त ने कूटनीतिज्ञ चाणक्य की सलाह से विश्वकन्या द्वारा उस महान सहायक पर्वतेश्वर को मरवा दिया और युद्ध में विजयी होकर चंद्रगुप्त मगध का राजा बन गया। और महावंश के अनुसार नंदराज युद्ध में मारा गया और मिलन पन्नों के अनुसार युद्ध में 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख अश्व और 5,000 रथ सवार मारे गए या नष्ट हो गए, परंतु यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। धननंद का गढ़ा खजाना चंद्रगुप्त को मिला और चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा, यह भी विवाद का विषय है। स्मिथ का कहना है कि संभवतः वह 325 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के मध्य बैठा होगा। डॉक्टर रायचौधरी इस तिथि को 325 ईसा पूर्व और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी 324 ईसा पूर्व मानते हैं। चंद्रगुप्त युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय के कारण ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।